हेलो दोस्तों, वेलकम टू बीपीएससी ज्ञान। तो देखिए, आज है 12 फरवरी 2024 और आज का द हिंदू न्यूज़पेपर के बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करेंगे जो हमारे बीपीएससी एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट होगा। और रियली आज के इस न्यूज़पेपर में काफ़ी कुछ आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, तो इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले इस सेशन को। पहला आर्टिकल आप देखिए, यह है डायरेक्ट टैक्स किटी पिक्स अप पेस अप 20.25% बाय फेब 10। यहाँ पे बेसिकली डायरेक्ट टैक्स की बात की जा रही है कि जो डायरेक्ट टैक्स है ना वो अब बढ़ता ही जा रहा है। जब से बेसिकली यहाँ पे रेफ़र की जा रही है मोनेटाइजेशन के डीमोनेटाइजेशन की, कि जब से डीमोनेटाइजेशन किया गया है ना, डीमोनेटाइजेशन किया गया है, जीएसटी लाया गया है, तब से हमारा जो डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन है वो इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये डेटा वगैरह नहीं जानना है, हमें डायरेक्ट टैक्स जानना है। समझ रहे हो बात? तो डायरेक्ट टैक्स में क्या आएगा? डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स आएगा। ये इनकम टैक्स या तो इंडिविजुअल दे रहा है, ठीक है, या फिर ये इनकम टैक्स कॉरपोरेट के द्वारा दिया जा रहा है। कॉरपोरेट यानी कंपनियां दे रही कंपनियों के द्वारा ये इनकम टैक्स दिया जा रहा है। और मैं बता दूं, ये जो इनकम टैक्स है ना, ये भारत सरकार को सबसे ज़्यादा अगर पैसे कहीं से मिलते हैं तो इसी इनकम टैक्स से दिए जाते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स से इन्हें आता है, और सेकंड में बोरोइंग से यानी कि उधार लेकर यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पैसे मिलते हैं। ठीक है, अब इनकम टैक्स में जो इनकम के तौर पर इनकम टैक्स लिया जाता है हर इंडिविजुअल से, अगर वो कहीं पे सर्विस वगैरह करता है उसमें उसका कट होता है। फिर कॉर्पोरेट टैक्स, कंपनियों का इनकम टैक्स लगता है, उनके बेनिफिट से उनको टैक्स लिया जाता है। ठीक है, उसी तरह से है ये जो है ये डायरेक्ट टैक्स आएगा। ठीक है, और जहाँ तक बात करें इनडायरेक्ट टैक्स की, तो इनडायरेक्ट टैक्स आप अगर किसी दुकान से ख़रीदने जाते हो, कोई भी सामान आप ख़रीदते हो, मान लो आपने एक सर्फ़ का पैकेट ख़रीदा, या फिर आपने एक साबुन ख़रीदा, आपने कुरकुरे ख़रीदा। ठीक है, तो ये जब आप ख़रीदते हो तो आपको मालूम भी नहीं चलता है कि आपने टैक्स पे किया है सरकार को, और आप इनडायरेक्टली ना सरकार को टैक्स पे कर रहे होते हो। समझ रहे हो बात? आप जब भी कोई भी, आप कहो कि भारत का ना एक भिखारी भी अगर एक पार्ले जी का पैकेट, एक पार्ले जी बिस्किट का पैकेट ख़रीदता है ना, मान लो वो बिस्किट का पैकेट 10 रुपये का होगा ना, उसमें भी वो सेंट्रल गवर्नमेंट को यानी कि सरकार को टैक्स पे कर रहा है। कुछ ना कुछ टैक्स वो, कुछ ना कुछ उसका परसेंटेज वो टैक्स पे कर रहा है इनडायरेक्टली। तो ये है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, और इस न्यूज़ में, इस आर्टिकल में आपको कुछ नहीं जानने की ज़रूरत है। बाकी आप एक दूसरा आर्टिकल देख सकते हो, फार्मर्स में स्टार्ट दिल्ली मार्च टुडे एज स्टॉक्स कोलैप्स। तो ये भी कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है अब, क्योंकि ये जो फार्मर्स प्रोटेस्ट है, ये पंजाब हरियाणा के जो फार्मर्स हैं वो ऑलवेज प्रोटेस्ट करते हैं। लगभग हमेशा न्यूज़ में आपको किसी न किसी चीज़ों के लिए ये प्रोटेस्ट इनका आता ही आता है। ऐसा फील, कभी कभी तो ऐसा फील होता है ना कि पूरे देश भर में ना फार्मर्स है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ पंजाब हरियाणा में है, ऐसा आपको भी लगता होगा। लेकिन इसका एक कारण है। इसका कारण ये है कि पंजाब हरियाणा के जो, आप ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में आपको पता होगा, ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो आपको पता होगा पंजाब हरियाणा वाले जो क्षेत्र है, ये वाला जो रीजन है, इसमें ग्रीन रिवॉल्यूशन ना बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहा था। ठीक है, अब इस इतना सक्सेसफुल होने के साथ यहाँ के जो फार्मर्स हैं ना वो प्योरली कमर्शियलाइज हो चुके हैं। ठीक है, ये प्योरली कमर्शियलाइज हो चुके हैं एकदम। ये लोग बिल्कुल बिजनेस बिल्कुल करते हैं एकदम से तरीके से। तो
इस तरीके से इन लोगों को कुछ ना कुछ बेनिफिट हमेशा ज़रूरत पड़ती रहती है। और बाकी बिहार में तो सबसे ज़्यादा अनसक्सेसफुल रहा था ग्रीन रिवॉल्यूशन। और यूपी बिहार में ही आप कह सकते हो, बिहार में तो सबसे बड़ा रीज़न ये था कि यहाँ का जो लैंड सिस्टम था वो लैंड बहुत ही ज़्यादा छोटा छोटा लोगों में था। यानी कि मान लो कि पूरे बिहार का इतना लैंड है, तो यहाँ पे सब लोगों में बटा हुआ है, किसी का एकदम इतना छोटा सा है, किसी का इतना है, किसी का इतना है। तो ऐसा नहीं था कि बड़ा लैंड क्षेत्र में यदि आप इतना ऐसे बड़ा नहीं था कि चलो कोई यहाँ पे कर रहा है ऐसे। सबके पास, अगर किसी के पास ज़्यादा 2-4 खेत हैं तो वो छोटा सा यहाँ पे है, छोटा सा यहाँ पे है, छोटा सा यहाँ पे है, छोटा सा यहाँ पे, इस तरह से। तो ये भी एक वन ऑफ द रीजंस था कि बिहार वाले क्षेत्र में ये ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है अनसक्सेसफुल रहा था। फ्रंट पेज के बाद डायरेक्ट आ जाओ एडिटोरियल वाले पे, बाकी के न्यूज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो एडिटोरियल में आ जाते हैं, तो पहला वाला न्यूज़ हमारे लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन दूसरा जो एडिटोरियल है ना, वो मैं कहूँगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल है। ये एक तरह से आप कह सकता हूँ मैं कि फुल ऑफ फैक्ट्स है। मतलब इसमें जितनी फैक्ट्स दिए गए हैं ना, वो आप बहुत ज़्यादा कितना टाइम दोगे, रिसर्च करोगे, तब आपको मिलने वाला है। वो आपको बस ये एक एडिटोरियल में मिल चुका है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारा पेपर है जीएस पेपर वन का सब यानी सेक्शन जो है सेक्शन 2, जिसमें कि करंट अफेयर्स, नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस का करंट अफेयर्स, साथ में उसमें इंक्लूडेड होता है आईआर, इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, तो इससे सवाल बीपीएससी पूछता है। और इसी इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा ये टॉपिक जो कि आपके साथ मैं आज डिस्कस करूँगा। और ये जो है इंडिया यूएई रिलेशनशिप के बारे में है ये। ठीक है, इंडिया और यूएई के रिलेशनशिप के बारे में है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो कि एक गल्फ़ कंट्री है, आपको पता होगा। अ प्रिविलेज स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप विदाउट अ गल्फ़। अब जब इसमें देखोगे ना, तो यहाँ पे आप देखो ना, ये इसमें आपको इंडिया और यूएई के पिलर्स ऑफ टाइस के बारे में इसमें बताया गया है। फिर आप देखो तो यहाँ पे आपको एनर्जी सिक्योरिटी में हम किस तरह से पार्टनरशिप कर रहे हैं उसके बारे में बताया गया है। इंडिया यूएई के स्ट्रेटजिक टाइज क्या है, किस तरह से हैं, तो सारा कुछ A to Z आपके पास यहाँ पे फैक्चुअल डेटाज भी अवेलेबल हैं इस रिलेशनशिप के बारे में। तो हमें ये बहुत ज़्यादा इस आर्टिकल को बढ़िया से देखना चाहिए, इस पर नोट्स भी प्रिपेयर ज़रूर करना चाहिए। तो सबसे पहली बात कि इंडिया और यूएई का जो रिलेशनशिप है ये न्यूज़ में है क्यों। तो देखिए यूएई में ना, यूएई का सेकेंड लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल बन रहा है। क्या हिंदू टेम्पल बन रहा है अबू धाबी में। ठीक है, जिसको इनॉग्रेट एक्चुअली बन चुका है, जिसको इनॉग्रेट करने वाले हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी। 13-14 को ये जाने वाले हैं यूएई। और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का 2015 से अभी तक में ये 7वां विज़िट है यूएई का। ठीक है, आप अगर देखो, और ये जो हिंदू टेम्पल है इसको बनाया है बोचा सनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था ने, जो कि अबू धाबी में ये संस्था है। इसने ही ये मंदिर बनाया है जिसको प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेट करेंगे। इस हिसाब से अगर देखा जाए, नॉट ओनली हैज़ द यूएई बिकम इंडियाज स्ट्रेटजिक पार्टनर बट इट हैज़ ऑल्सो बिकम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिंचपिन्स ऑफ इंडियाज इंगेजमेंट इन द गल्फ़ रीजन। तो गल्फ़ रीजन में भारत का जो इंगेजमेंट है उसके लिए एक वाइटल रोल प्ले कर रहा है यूएई। ठीक है, यूएई के साथ हमारे जो पार्टनरशिप हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। मैं उसके रीज़न्स कई दूंगा। पहले ये हम देखते हैं कि ये जो हमारा जो रिलेशनशिप है वो हर
तरीके से कैसे इम्प्रूव किया जा रहा है। देयर इज़ अ क्लोज रैपट बिटवीन द प्रेसिडेंट ऑफ यूएई शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान एंड मिस्टर मोदी। तो ये जो टेम्पल है विच इज़ बिल्ट ऑन अ 27 एकड़ प्लॉट ऑफ लैंड, 27 एकड़ प्लॉट में ये बनाया गया है, जो कि डोनेट किया है यूएई के प्रेसिडेंट ने इसको डोनेट किया है। और ये सेकंड बड़ा हिंदू टेम्पल है वहाँ यूएई में। जो पहला था वो यहाँ पे देखो, फर्स्ट जो था वो टेम्पल दुबई में बनाया गया था, 2022 के अक्टूबर महीने में बना था। यानी दो बड़ा बड़ा टेम्पल वहाँ पे दुबई में है, जब ये सॉरी यानी कि यूएई में। यूएई आप समझ सकते हो मुस्लिम कंट्री है। तो दूसरे कंट्री के यानी कि वो मुस्लिम कंट्रीज़ होते हुए भी हिंदू टेम्पल्स बना रहा है, इनॉग्रेट करवा रहे हैं। और यहाँ तक कि किसी वर्ल्ड लीडर को बुलाकर उसको इनॉग्रेट किया जा रहा है, बड़े धामोधाम से वहाँ पर रखा जा रहा है। खुद यूएई के प्रेसिडेंट जो हैं वो ज़मीन अलॉट कर रहे हैं मंदिर बनाने के लिए। तो ये चीज़ें होता है ना कि ये पार्टनरशिप पे डिपेंड करता है, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अब यहीं पे हम थोड़ा सा देखिए, अब जब बात ऐसे कर रहे हैं ना, तो हम थोड़ा सा पाकिस्तान को यहाँ पे ऐड करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब पाकिस्तान देखो, अगर ओरिजिनली देखा जाए, हिस्टोरिकली देखा जाए, तो पाकिस्तान कोई अलग कंट्री तो था नहीं। पाकिस्तान तो इंडिया का ही पार्ट था। लेकिन पाकिस्तान में लोगों को इस तरह से मोटिवेट किया गया है, पाकिस्तान में जो लीडर्स आ रहे हैं वो इस तरह से खुद को मोटिवेट करते हैं कि इंडिया से ना दुश्मनी बना के रखा जाए, ठीक है। और पाकिस्तान को इस मोटिवेशन को प्रॉपर कंटिन्यू रखने के लिए ये पावर पैसा कैसे आ जाता है, ये फिर चाइना देता है, क्योंकि चाइना को भी ज़रूरी है कि थोड़ा सा दबा के रखें। फिर पाकिस्तान को सिर्फ चाइना के द्वारा ही इस तरह से दबाने का प्रेशर नहीं रहता है, यहाँ तक कि यूएसए का भी ये मामला रहता है कि हम पाकिस्तान को कुछ न कुछ चीज़ें करते रहें ताकि ये इंडिया को बीच बीच में दबाते रहे, ताकि इंडिया ये न कि वर्ल्ड पावर ना बन जाए, सुपर पावर ना बन जाए। तो इस तरह से यहाँ पे चलता है। लेकिन अब देखो, यूएई मुस्लिम कंट्री है, लेकिन उसको अपने देश में अगर कुछ अच्छा करना है, कुछ पार्टनरशिप करना है, अगर इंडियंस को अपने टूरिज़्म में बुलाना है, अगर इंडियंस टैलेंट को अपने यहाँ बुलाना है, आपने देखा होगा यूएई जो है वो गोल्डन वीज़ा प्रोवाइड कर रहा है इंडिया में। जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं जो कि अच्छा खासा अपने फील्ड में कुछ ना कुछ, वो सिंगिंग का फील्ड हो या फिर किसी दूसरा फील्ड हो। रिसेंटली हमने देखा है कि जो सुपर 30 के फाउंडर हैं ना, आनंद सर, उनको गोल्डन वीज़ा प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो इस तरह से वो अपने टूरिज़्म को प्रमोट कर रहा है, क्योंकि गल्फ़ कंट्रीज़ भी कहीं ना कहीं ये सोच रही है कि जो फ्यूचर है ना, वो सिर्फ हम ऑयल बेच के काम नहीं कर पाएंगे, तेल बेच के काम नहीं कर पाएंगे, हमें कुछ अलग अपना इकोनॉमी कुछ दूसरे चीज़ों पे लगाना होगा। ये नहीं कि पूरा का पूरा इकोनॉमी जो है ऑयल पे डिपेंड हो और ऑयल का लोग इंपोर्ट करना बंद कर दिया तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन हमारा जो रिलेशनशिप है यूएई के साथ वो बहुत ही अच्छा है, और इसमें दोनों ही एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि वो कहा जाता है ना कि ताली जो है एक हाथ से नहीं बजती है बल्कि दोनों हाथ में बजती है। तो वो भी कोऑपरेट कर रहा है और इंडिया भी कर रहा है। यहाँ पे देखो, फिर पीएम मोदी ने, और जब जाएंगे पीएम मोदी तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट को भी यहाँ पे एड्रेस करेंगे, जो कि 14 फ़रवरी को होगा दुबई में, जिसके तौर पर पीएम मोदी को गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर वहाँ पे बुलाया गया है, ठीक है। अब क्या क्या पिलर्स एंड टाइज हैं, पिलर्स ऑफ टाइज कौन कौन से हैं जिसके थ्रू इंडिया और यूएई का रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो हमारा जो रिलेशन है सिर्फ़ और सिर्फ टेम्पल्स पे ही डिपेंड नहीं करता, ठीक है। हमारा इसके बियॉन्ड रिलेशनशिप है,
जैसे फेथ और साइनिंग ऑफ अ स्ट्रेटजिक, हम एक दूसरे के स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप हैं। ये जो स्पेशल रिलेशनशिप है ना, उसकी शुरुआत इसी साल की गई। उसमें भी दिखा कि हाँ चलो, यानी शुरुआत एक नहीं कह सकते कि उसमें भी हमने ये चीज़ें शो करने की कोशिश की जब हमने हमारा जो 10th वाइब्रेंट गुजरात समिट था, जिसको हम गांधीनगर में ऑर्गेनाइज कर रहे थे, वाइब्रेंट गुजरात समिट। इसमें जो है अलग अलग तरह के इनोवेशन जो हैं वो दुनिया से आती है और वो वहाँ पे लोग दिखाते हैं अपना अपना इनोवेशन। तो उसमें चीफ ऑफ गेस्ट जो है ना, यूएई के प्रेसिडेंट को हमने बुलाया था। ठीक है। फिर COP28 जो क्लाइमेट समिट है, COP28 पिछले साल हुआ था 2023 में। तो इसमें ना पीएम मोदी को इनवाइट किया गया था। ऑब्वियसली दुबई में ये हुआ था। तो वहाँ पे इंडिया और यूएई ने साथ में ना एक ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव लॉन्च किया था। साथ में क्या? ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव। उसके बाद देखो, हमारा इकोनॉमिक पार्टनरशिप की बात अगर हम करें तो भारत और यूएई का जो ट्रेड है ना, वो 85 बिलियन डॉलर तक है 2022-23 का। अगर डेटा देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 देखें तो हमारा ट्रेड जो है ना 85 बिलियन डॉलर तक गया है, जिसके कारण इंडिया जो है मेकिंग द यूएई इंडियाज़ थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। भारत का यूएई ना तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, और यहाँ तक कि इंडियाज़ सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन भी। और सबसे ज़्यादा यानी सेकेंड नंबर पे हम सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट करते हैं ना, वो यूएई को हम करते हैं। फर्स्ट पे कहाँ पे करते हैं? यूएसए को, अमेरिका को करते हैं सेकंड पे, यूएई को हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये टाइज आप देख रहे हो। और भी आप यहाँ पे देखो, फिर फोर्थ लार्जेस्ट ओवरऑल जो यूएई है ना, फोर्थ लार्जेस्ट इन्वेस्टर है भारत में इन्वेस्ट करने वाला। इंडिया यूएई ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन कर रखा है। पिछले साल नहीं, 2022 में ही साइन किया था। सिर्फ 28 दिनों में ही हमने साइन कर लिया था इसको। कई पार्टनरशिप को कितने साल लग जाते हैं। अभी यही देख लो ना कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है हमारा यूके के साथ साइन करना है, जो कि अभी तक साइन नहीं हुआ है, प्रॉपर ही वो नहीं बन पाया। लेकिन यहाँ पे हमने 28 दिनों में ही कर लिया था, रिकॉर्ड टाइम में। और इसका एक ही एम्स है कि हम ट्रेड सर्विसेज को 115 बिलियन डॉलर अगले 5 सालों में बढ़ा दें। जो 85 बिलियन डॉलर का ट्रेड है हमारा, वो हम 115 बिलियन डॉलर अगले 5 सालों में कर दें। ठीक है। फिर है कि इंडियन गवर्नमेंट ऑल्सो अप्रूव द साइनिंग एंड रेटिफिकेशन ऑफ अ बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी विद यूएई। यूएई के साथ एक बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन कर दिया है, इंडिया ने अप्रूव कर दिया है, रेटिफिकेशन दे दिया है। फिर अगर हम बात करें फिनटेक के फील्ड में, फिनटेक के क्षेत्र में, ठीक है, फिनटेक क्या हो जाता है? फिनटेक के फील्ड में जैसे आप फ़ोन पे वगैरह, क्रेडिट कार्ड वगैरह ये सब यूज़ करते हो, यूपीआई यूज़ करते हो, वो वाला जो है वो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में आ जाता है। तो जिस तरह से रुपे कार्ड है हमारा अ की कंपोनेंट ऑफ इंडियाज़ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंडिया को डिजिटल बनाने के लिए इंडिया में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जिसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है रुपे कार्ड। फिर यूपीआई जैसे कर रहा है। तो रुपे कार्ड को ना यूएई ने 2019 के अगस्त में ही एक्सेप्ट कर लिया था। तो वहाँ पे रुपे कार्ड भी वर्क कर रहा है यूएई में, हमारा रुपे कार्ड। जबकि जुलाई 2023 में द रूपी वॉज बीइंग एक्सेप्टेड फॉर द ट्रांजेक्शन एट दुबई एयरपोर्ट। दुबई के एयरपोर्ट पे हमारा रुपया पैसा, यानी हमारी जो करेंसी है उसको उस एयरपोर्ट पे एक्सेप्ट किया जा रहा है, ये 2023 से ही। फिर हमने क्या किया? हमने रूपी दिरहम सेटलमेंट सिस्टम भी ऑपरेशनलाइज कर दिया है। यानी कि रूपी है हमारा करेंसी और दिरहम जो है वो यूएई का करेंसी है। तो हमने यूएई से जब हमने ऑयल इंपोर्ट किए
यानी जब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हमारी कंपनी है, हमारी सरकारी कंपनी है, इसने यूएई के अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी से ऑयल परचेज किए, इंपोर्ट किए, तो हमने ना रुपी में पे किया है। ठीक है, ये बात कब की है? तो अगस्त 2023 की है। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि हमारी चीज़ों को वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, हमारे करेंसी को वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो हमने इस तरीके से पार्टनरशिप हम दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ बिल्ड कर रहे हैं। फिर हम एनर्जी सिक्योरिटी में कैसे पार्टनरशिप कर रहे हैं? देखो, ये एक एक वर्ड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक एक फैक्ट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं एक एक चीज़ें ही इसमें बता रहा हूँ। इसमें एक ओवरऑल आपको समरी नहीं बता रहा। ठीक है, तो जानना बहुत ज़रूरी है। UAE is also India's trusted partner in energy security, being the only nation from the region which has a strategic oil reserves stored in India। एक स्ट्रेटजिक ऑयल रिजर्व्स जो है ना, ये सिर्फ एक ही ऐसा नेशन है जिसका स्ट्रेटजिक ऑयल रिजर्व्स भारत में स्टोर्ड है। एक एग्रीमेंट साइन किया गया था इंडियन स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड एंड आबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी टू इन्वेस्ट इन द स्ट्रेटजिक क्रूड ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी। क्रूड ऑयल को ना स्टोर करने वाली फैसिलिटी में बात की जा रही है, और ये आपको मैंगलुरु में मिलेगा। मैंगलुरु आपको कर्नाटक में मिलेगा, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया गया था $400 मिलियन का। ठीक है, देख रहे हो। फिर डिफेंस एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन भी है हमारा। फिर जो हमारे लोग हैं, पीपल टू पीपल टाइज टू आर क्रिटिकल कॉक्स इन द रिलेशनशिप। फिर हम दोनों देश जो हैं ऑफन गोन आउट ऑफ देयर वे टू मेक एक्सेप्शंस फॉर ईच अदर। तो यूएई हो या इंडिया, हमेशा एक दूसरे को वैल्यू करने के लिए अपने जो कुछ क्राइटेरिया है, कुछ लॉजिक है, कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं, उसके आउट ऑफ जाकर एक दूसरे को हेल्प करते हैं, एक दूसरे के का साथ देते हैं। जैसे यूएई ने ओआईसी का हम मेंबर नहीं है, लेकिन यूएई ने ओआईसी के फॉरेन मिनिस्टर्स का जब मीटिंग हुआ था ना 2019 में, उस वक्त हमारी स्वर्गीय सुष्मिता स्वराज थी विदेश मंत्री, उनको इनवाइट किया गया था यहाँ पे यूएई में ओआईसी के फॉरेन मिनिस्टर्स मीट में। तो इस तरीके से जो यूएई भी अपना बियॉन्ड जाकर पार्टनरशिप को बिल्कुल वैल्यू कर रहा है। ठीक है, इंडिया वॉज द गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री एट अबू धाबी फेस्टिवल। अबू धाबी फेस्टिवल में था एंड द यूएईज एनुअल कल्चरल फेस्टिवल। अगस्त 2019 में जब मोदी जी गए थे यूएई, तो मिस्टर मोदी वॉज कन्फर्ड द यूएईज टॉप सिविलियन अवार्ड। मोदी जी को यूएई का टॉप सिविलियन अवार्ड दिया गया था, द ऑर्डर ऑफ जायद। ठीक है, फिर 2017 में हमने भी यूएई के प्रेसिडेंट को ना चीफ ऑफ गेस्ट के तौर पर रिपब्लिक डे परेड में इनवाइट किया था। इस बार यानी 2023 का लिखिए कमेंट बॉक्स में कि 2023 के चीफ गेस्ट के तौर पर हमने रिपब्लिक डे पर किसको इनवाइट किया था, कौन आए थे। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आपको बताना है। फिर स्ट्रेटजिक टाइज हम स्ट्रेटजिक टाइज भी कर रहे हैं कि हमारा एक इंटरनेशनल फोरम भी है क्वाड की तरह। क्वाड जैसे 4 देशों का ग्रुप है ना, उसी तरह 4 देशों का ग्रुप एक हमारा है I2U2। I2 यानी 2 I, इंडिया इज़राइल, 2 I इसमें हो गया। U2 यानी 2 U, यूनाइटेड स्टेट्स और UAE। तो I2U2 में भी हम साथ में कोऑपरेट कर रहे हैं। फिर UAE ऑल्सो ए पार्ट ऑफ इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। ये अपने आप में एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट था, जिसको USA ने, जो बाइडन जब G20 में भारत आए थे उस वक्त इसका अनाउंसमेंट किया गया था। ठीक है, द UAE इज़ ऑल्सो इसका द इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसमें था कि सी रूट से, ट्रेन से, इस तरीके से बिल्कुल कनेक्ट करते हुए ना इंडिया से बिल्कुल यूरोप को कनेक्ट करना था। समझ रहे हो बात? तो हालांकि इस पे थोड़ा सा काम भी चालू हुआ था, लेकिन ये अभी थोड़ा सा
यहाँ पे इज़राइल और ये हमास का जो युद्ध चलने लगा उसके कारण ये थोड़ा सा डिले हो गया। फिर ये वाला इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो इसमें भी यूएई का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहने वाला है। तो ये चीज़ें हैं। फिर है द कॉरिडोर एम्स टू कनेक्ट इंडिया टू यूरोप अक्रॉस द अरेबियन पेनिनसुला एंड इज़ अ पोटेंशियल राइवल टू चाइना। चाइना का एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चल रहा है, जिसके थ्रू वो सब सारे देशों को डेट ट्रैप में फंसाता है, उसका इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हमने एक तोड़ निकाला था, यानी अमेरिका ने एक तोड़ निकाला था कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर क्यों ना हम बना दें, कि इंडिया जो है वो चाइना पर डिपेंड ना होकर या रसिया पे डिपेंड ना होकर इंडिया जो है बिल्कुल अपना जो प्रोडक्ट सामान है वो डायरेक्ट यूरोप के मार्केट में बेच सके। ठीक है, तो इस तरीके से ये बनाया जाना था। अब यहाँ एक लाइन देखिए, इंडिया हैज़ न्यूमरस स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट्स अक्रॉस द ग्लोब बट नॉन डिस्प्लेज मोर कन्वर्जेंस एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट एट ऑल द लेवल्स दैन द वन विद द यूएई। इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसको ज़रूर नोट करिएगा, इसको इस लाइन को ज़रूर लिखिएगा अपने राइटिंग में, कि इंडिया ना पूरे ग्लोब यानी कि पूरी दुनिया भर में कई तरह के स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप कई देशों के साथ हैं, लेकिन जो हम यूएई के साथ हमारा कन्वर्जेंस और म्यूचुअल रिस्पेक्ट है ना सभी लेवल्स पे, वो किसी के साथ नहीं है। बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको भी नोट ज़रूर करिएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से हमारा इंडिया और यूएई का जो रिलेशनशिप है, पार्टनरशिप है, स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है, वो बिल्कुल स्ट्रांग है। अच्छा, ये एक आर्टिकल है उसी से रिलेटेड। ये जो पीएम मोदी यूएई को जा रहे हैं ना, इसमें एक तो यहाँ का एक मतलब इवेंट का नाम रखा गया है अहलान मोदी। क्या नाम रखा गया? अहलान मोदी लार्ज टर्नआउट एक्सपेक्टेड एट पीएम्स डायस्पोराज इवेंट, यानी कि जो भी भारत के लोग यूएई में रह रहे हैं वो सारे लोग इस इवेंट में पीएम मोदी के यहाँ पे स्पीच सुनने को आएंगे, पीएम मोदी से मिलने आएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका नाम रखा गया है अहलाम मोदी। जैसे हमने जब ट्रंप को यहाँ पे बुलाया था तो हमने रखा था ना नमस्ते ट्रंप, उसी टाइप का कुछ। ठीक है, तो यूएई के हिंदू टेम्पल अबू धाबी में इनॉग्रेट करेंगे पीएम मोदी, उसी पे है इसका यहाँ पे अहलान मोदी नाम का। ये वन ऑफ द बिगेस्ट डायस्पोरा इवेंट्स टू बी एड्रेस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी। फिर अहलान क्या होता है अरबिक में, क्या मतलब है अहलान का? तो इसका मतलब है हेलो या फिर वेलकम। ठीक है, यानी कि हेलो मोदी या फिर वेलकम मोदी। और पहली बार जब 2015 में प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे ना वहाँ पे दुबई में, तो उस इवेंट का नाम रखा गया था मरहबा मोदी। उसके बाद हम आ जाते हैं, ये एक लास्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है आपका, यहाँ पे देखिए। सो ओवर 3 लाख आशास अप्लाई फॉर सेंटर्स हेल्थ कवर। आपको यहाँ पे जानना चाहिए कि जो आशाज है उसके फुल फॉर्म क्या है? एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। तो आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स है और हेल्पर्स, इन सबको शामिल किया गया है आयुष्मान भारत फ्री पब्लिक हेल्थ कवर स्कीम के तहत। कौन सा? आयुष्मान भारत फ्री पब्लिक हेल्थ कवर स्कीम के तहत यहाँ पे आशा को भी शामिल कर दिया गया, आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को भी शामिल किया गया है, वो लोग भी इसके थ्रू। अच्छा, पहले ये है क्या आयुष्मान भारत? देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY। ये शॉर्ट फॉर्म में भी आपको लिखा मिल सकता है, याद रखिएगा ABPMJAY आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो प्रोवाइड करता है हेल्थ कवरेज of up to 5 lakh a year for a poor and vulnerable families, and the decision to include this group of workers was announced by Finance Minister निर्मला सीतारमन। तो ये आयुष्मान भारत आपको पता ही होगा कि 5 लाख तक का साल भर में ये हेल्थ कवरेज दिया जाता है किसी जो कि वल्नरेबल फैमिली से बिलोंग करता है या पुअर है। तो वो
यहाँ पे तो आशा वर्कर्स वगैरह को भी इसमें शामिल इसलिए किया गया है, आशा वर्कर्स और आंगनबाड़ी महिलाओं के लिए भी, क्योंकि आशास आर ऑल्सो अ क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ द कम्युनिटी प्लेटफॉर्म्स लाइक विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन कम्युनिटीज़, महिला आरोग्य समिति। क्योंकि आशा जो है ना आजकल गाँव में बहुत ज़्यादा वर्क कर रही है, जो कि ज़रूरत है महिलाओं में अवेयरनेस, हेल्थ के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए। तो विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन कम्युनिटीज़, महिला आरोग्य समिति एंड कम्युनिटी बेस्ड प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग अंडर नेशनल हेल्थ मिशन, आशास हैव बीन प्लेइंग अ की रोल इन द कंट्रीज रिस्पॉन्स फॉर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19। तो कोविड-19 के दरमियान भी आशा ने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। ठीक है, तो इसलिए इन्हें ये दिया जा रहा है, इन्हें भी शामिल किया गया है। याद रखिएगा, द सेंटर हैड अनाउंस दैट इट वुड कवर आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स एज वेल एज आशाज अंडर ABPMJY हेल्थ मिनिस्ट्री टू गेट दियर हेल्थ कार्ड्स रेडी बिफोर एंड ऑफ द मंथ। तो यहाँ से इतना आपको जानना चाहिए ABPMJY क्या है और किन किन को यहाँ पे इसके थ्रू यहाँ पे ऐड किया गया है, और आशा वर्कर्स का क्या वर्क है, क्या इंपॉर्टेंस है उनका, तो उसके लिए यहाँ पे किया गया। तो ये था हमारा आज का द हिंदू न्यूज़पेपर डिस्कशन। मिलते हैं BPSC ज्ञान के अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।